एपिसोड 121 सीधा किस। शाम को रिधिमा अदा को लेकर पार्टी के लिए निकल गई थी। उसने अधिप और जन्य से परमिशन भी ले ली थी। अदा अभी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अभी उसकी आंखों में और रेड मार्क पर आराम था। बाकी मेकअप से रिधिमा ने सब कवर कर दिया था। अधिप पहले रेडी नहीं था, लेकिन अदा को थोड़े दूसरे माहौल की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया था। ऊपर से पार्टी अनु के घर पर थी, तो किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। दिशा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तनय भी उसको बाहर डिनर पर ले गया था। अधिप अब अपना पूरा ध्यान अदा के लिए दवा बनाने में लगा रहा था, जिससे अदा को इस भूख से छुट्टी मिल जाए। कुछ देर में रिधिमा अदा को लेकर अनु के घर पहुंच गई, तो वहां पर रिधिमा के कॉलेज के ज्यादातर दोस्त थे। विशाल भी वहीं पर था। रिधिमा अपने दोस्तों को इतने साल बाद देख के बहुत खुश हो गई थी। उसकी बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। रिधिमा अनु से बात करना चाहती थी, लेकिन सभी दोस्त इतने सालों बाद मिले तो उनके पास इतनी बातें थी कि रिधिमा को अकेले में अनु से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और अनु भी रिधिमा से अकेले में बात करने से बच रही थी। अदा भी रिधिमा के साथ थी। सभी अदा के बारे में जानना चाहते थे। अदा वैसे ही फिर से क्यूट पिंक डॉल लग रही थी। बस उसके कपड़े वही थे जैसे अधिप को पसंद थे, ढीले ढाले लोअर टॉप पर। अदा तो अपनी थी ही क्यूटनेस की फैक्ट्री, जो पहन ले उस कपड़े में जान डाल देती थी। कुछ लड़के अदा को ही देख रहे थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज अपनी अदा बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, वरना ना जाने उसकी मीठी सी हिप्नोटाइज करने वाली आवाज से कितने लोगों का कत्लेआम होता। पर उसमें विशाल राजा था, जो अदा को पहले से जानता था और सबको अदा की क्यूटनेस के बारे में मजे से बता रहा था। रिधिमा उसको तिरछी नजरों से देखते हुए अपने बाकी दोस्तों से बात कर रही थी कि विशाल के बगल में बैठा एक लड़का उसको कोहनी मारते हुए रिधिमा को देख के बोला, बेटा इस बच्ची की तारीफ के चक्कर में कहीं तू रिधिमा से पीट ना जाए। मुझे तो लगता है आग बराबर लगी है उसके दिल में। देख बीच बीच में तुझे कैसे गुस्से में घूर रही है इस बच्ची की तारीफ करने पर। विशाल का फेस खिल गया। उसने तुरंत रिधिमा की तरफ देखा, तो रिधिमा भी उसे ही घूर रही थी। किसी ने गलतफहमी शब्द बहुत सोच समझ के बनाया है। यहाँ रिधिमा विशाल को इसलिए घूर रही थी ताकि वो अदा को सभी लड़कों से दूर रख सके। यहाँ विशाल ही सबको अदा की गाथा सुना रहा था। अधिप को पता चला तो इस बार लड़की समझ के भी अधिप रिधिमा को नहीं छोड़ेगा और चाबुक से उसका बैक सूजा देगा। रिधिमा ने इमेजिन किया अधिप उसको उल्टा टांग के चाबुक से मार रहा है। रिधिमा तुरंत डर से उछल पड़ी। उसका मन तो था वो विशाल को धो दे, लेकिन गलतफहमी कहीं भी पहुंच जाती है हेलो हाय करने के लिए, और विशाल भी गलतफहमी का शिकार हो गया था। और ये कमबख्त दोस्त दुष्ट कम नहीं होते। अपने दोस्त की बैंड बजाने में लड़की देख के हंसी नहीं की, बंधे को फंसाना और हवा में उड़ाना पहले शुरू कर देते हैं। विशाल के दोस्तों का भी वही हाल था। विशाल के दोस्त भी उसको परवान पर चढ़ाने पर लगे थे। विशाल के दोस्त जानते थे विशाल रिधिमा को पसंद करता है, पर रिधिमा के धाकड़पने की वजह से डरता था कहीं रिधिमा से उसकी दोस्ती भी ना खत्म हो जाए। लेकिन आज उसके दोस्तों ने उसको कुछ ज्यादा ही चने के छाड़ पर चढ़ा दिया। अब ये तो जग जाहिर है भाई, चने की छाड़ पर चढ़ा इंसान ज्यादा देर हवा में नहीं टिक पाता। देखो आगे क्या होता है बेचारे विशाल का। विशाल बार बार रिधिमा को देख के ब्लश कर रहा था कि उसका एक दोस्त बोला, यार इतने साल हो गए कब तक उसको दूर से देखता रहेगा, जा आज उसे प्रपोज कर दे। विशाल के फेस से सारे रंग उड़ गए। उसको रिधिमा से बड़ा डर लगता था। रिधिमा बोडम लड़की थी, उसकी हटी तो चप्पल से पीट देगी। फिर इतने सालों की दोस्ती गई तेज लेने। विशाल ने अपना थूक अंदर कर लिया और बोला, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। वो लड़का फिर बोला,
यार तू कितना डरता है, तू बोलेगा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा तू उसको पसंद करता है? और क्या पता वो तेरे बोलने का वेट कर रही हो। विशाल तुरंत बोला, रिधिमा वेट करने वाली लड़कियों में से नहीं है, अगर उसको मैं पसंद होता तो वो तुरंत बोल देती। वो लड़कियों के जैसे शर्मा के, छुपा के कुछ नहीं रखती है। जो करती है सीधा सामने वाले को बोल देती है। अगर सामने वाला उसकी नहीं सुनता तो वो चपेट लगा के अपनी बात बोलने की दम रखती है। बिल्कुल सही। विशाल की इस बात का प्रमाण कोई अपने जन्य से लो। क्या गजब चपेट लगा लगा बोला है, रिधिमा ने उससे एकदम छप्पर फाड़ बेचारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्त तो होते ही है एक नंबर के दुष्ट, और विशाल के दोस्त भी कुछ ऐसे ही थे। विशाल के दोस्त उसको समझाने लगे और आज रिधिमा को प्रपोज करने के लिए फोर्स करने लगे। विशाल भी अपने दोस्तों के लपेटे में आ गया और रिधिमा को प्रपोज करने के लिए मान गया। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया। विशाल भी प्लान के लिए रेडी हो गया कि एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, चलो सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने कॉलेज के लास्ट डे पर खेला था। सभी रेडी हो गए। लेकिन रिधिमा परेशान हो रही थी। उसको अनु से बात करनी थी कि रिधिमा ने बहाना बनाया और सभी से बोली, गाइस मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ, तब तक तुम लोग गेम शुरू करो। फिर रिधिमा अनु से बोली, अनु चल जरा मुझे पानी दे दे। अनु थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो खड़ी होती उससे पहले एक लड़की ने रिधिमा का हाथ पकड़ के बैठा लिया और बोली, अनु तू यही पानी ले आया, पानी पीना है, कोई कुआं नहीं खोदना है जो तू उठ के जा रही है। रिधिमा ने मुंह बना लिया और उस लड़की से कुछ बोलती उससे पहले एक लड़के ने गेम शुरू कर दिया और एक ट्रिक की वजह से बोतल भी विशाल के ऊपर ही रुकी। सभी विशाल विशाल चिल्लाने लगे, तो रिधिमा भी शांत पड़ गई और विशाल की तरफ देखने लगी। तभी एक लड़के ने विशाल से पूछा, ट्रूथ या डेयर? विशाल ने प्लान के हिसाब से डेयर चूज किया। सभी लड़के हल्का सा मुस्कुरा दिए कि एक लड़का बोला, मैं डेयर दूंगा। सभी उस लड़के की तरफ देखने लगे। वो लड़का विशाल से बोला, तो तेरा डेयर है, अगर तू यहाँ मौजूद किसी लड़की से प्यार करता है तो तुझे इसको सबके सामने प्रपोज करना है और फिर एक किस भी करनी है। विशाल उस लड़के की तरफ हैरानी से देखने लगा। किस की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन वहां सभी चिल्लाने लगे थे, जिससे बेचारा विशाल कुछ नहीं बोल पाया। कुछ लड़कियां भी जानती थी विशाल रिधिमा को पसंद करता है, तो सभी समझ गए थे विशाल रिधिमा को ही प्रपोज करेगा। इसलिए रिधिमा के पास बैठी लड़कियां थोड़ा दूर खिसक गई। रिधिमा को कुछ समझ नहीं आया। उसको तो उस लेडी से मिलना था, उसको उस बात की टेंशन थी कि विशाल हिम्मत जुड़ा के रिधिमा के पास आया और उसके सामने बैठ के अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, रिधिमा आई लव यू। रिधिमा सच में शॉक हो गई, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सभी लोग फिर चिल्लाने लगे, रिधिमा से येस, रिधिमा से येस। रिधिमा क्या येस बोलती, वो तो ब्लैंक हो चुकी थी कि एक लड़की ने रिधिमा के शोल्डर से शोल्डर मारते हुए कहा, सोच क्या रही है, येस बोल। उस लड़की के मारने से रिधिमा जो अपने पंजों पर बैठी थी, क्योंकि इसको भागना था, वो लड़खड़ा के आगे को होकर विशाल के ऊपर ही गिर पड़ी। विशाल ने रिधिमा को संभाल लिया। रिधिमा के दोनों हाथ विशाल के शोल्डर पर थे और रिधिमा उसको हैरानी से देख रही थी। रिधिमा शॉक की वजह से विशाल से दूर नहीं हुई, तो सभी ने गलत मतलब ही निकाल लिया और सभी किस 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 चिल्लाने लगे। विशाल को भी लगा शायद रिधिमा की हाँ है, इसलिए उसने रिधिमा के दोनों गालों पर हाथ रख लिया और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन विशाल रिधिमा को किस करता उससे पहले वहां साइड में छुप के खड़ा अपना बॉडीगार्ड, जो इतनी देर से जलन में गुस्से से जल रहा था, वो बाहर आया और बिना सोचे समझे वही रखी बोतल उठा के विशाल के सिर पर फोड़ दी।
विशाल रिधिमा को छोड़ते हुए चीख पड़ा। बाकी सब भी हैरानी से अपने बॉडीगार्ड को देख रहे थे। रिधिमा भी हैरानी से जन्य को देखने लगी। जन्य ने फेस मास्क लगाया हुआ था तो रिधिमा के सिवा उसको कोई पहचान नहीं सकता था। सभी डर चुके थे। विशाल अपना सिर पकड़ के बैठा था, उसके सिर से खून निकल रहा था। लेकिन जन्य का गुस्सा परवान पर था। विशाल की हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को किस करने की, पहले प्रपोज फिर सीधा किस। वो क्या यहाँ अपनी बीवी को किसी दूसरे से किस करवाने लाया था? सिर क्या वो सब कुछ फोड़ देगा उस इंसान का? जन्य ने फिर गुस्से में दूसरी बोतल उठा ली और विशाल के सिर पर मारने ही वाला था कि रिधिमा ने जल्दी से खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? जन्य ने रिधिमा को घूर के देखा और उसका हाथ झटकते हुए विशाल के सिर पर बोतल फोड़ दी। विशाल एक बार और चीख पड़ा। बाकी सबने भी डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। रिधिमा की भी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने सभी को एक नज़र देखा और जन्य का हाथ पकड़ के साइड ले जाके गुस्सा करते हुए बोली, तुम पागल हो, तुम अभी बाहर क्यों आए? जन्य ने भी गुस्से में रिधिमा को घूरते हुए कहा, तो कब बाहर आता जब कोई दूसरा बंदा मेरी वाइफ को किस कर लेता? जन्य की बात सुन के रिधिमा एकदम से सुन्न पड़ गई। जन्य ने फिर विशाल को देखा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं इसको जान से ही मार दूंगा। दूसरे की बीवी से चिपकने का बहुत शौक है, आज इसको भगवान के दरबार से चिपका देता हूँ। जन्य आगे बढ़ा तो रिधिमा, जो जन्य की बातों से शॉक हो गई थी, उसने अपने आप को संभाला और जन्य को रोकते हुए बोली, तुम क्यों प्लान बर्बाद करने में तुले हो? तुमको अदा का। रिधिमा इतना ही बोली थी कि उसको अदा का ख्याल आया। उसने तुरंत नजरें घुमा के अदा को देखा पर अदा वहां नहीं थी। रिधिमा डर गई और जन्य से बोली, अदा कहाँ गई? वहीं इसी बीच भीड़ का फायदा उठा के अनु बहुत पहले ही अदा को उठा के दूसरे साइड ले गई थी। वहां चीफ एक बूढ़ी लेडी के भेष में था। अनु अदा को छोड़ के चली गई तो अदा को देख के चीफ के होश उड़ गए। वो मेकअप के पीछे छुपी अदा की कंडीशन अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन अदा के साथ ये कैसे हुआ वो भी शॉक हो गया। चीफ ने अदा के गाल पर हाथ रख लिया और परेशान होते हुए बोला, ये कैसे हुआ तुमको? अदा कहाँ कुछ बोल सकती थी, चुपचाप चीफ को देखती रही। चीफ एक लेडी के भेष में था, इसलिए अदा शांत खड़ी थी। अदा शांत नहीं रह सकती थी, इसलिए चीफ समझ गया अदा बोल नहीं सकती। चीफ के दिल में खंजर चल गए। उसने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और अपने मन में बोला, अधिप तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी डॉल का ख्याल नहीं रखा। मैंने बस तुझे औकात दिखाने के लिए अपनी डॉल को इंजेक्शन दिया और तूने उसका ये हाल कर दिया। तू अब देख मैं क्या हाल करता हूँ तेरा। चीफ के दीवार पर हाथ मारने से अदा डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। चीफ ने अदा का हाथ पकड़ के फिर खींच के अपने पास खड़ा कर लिया और एक प्यार भरा हाथ अदा के सिर पर फेरने लगा। अदा को कुछ समझ नहीं आया ये गुड टच है या बैड, इसलिए वो शांत खड़ी रही। चीफ अदा के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसने कुछ बोला तो अदा की आवाज जब वापस आएगी तो वो सबको बता देगी, इसलिए चीफ अपने मन में ही बात कर रहा था। वो अदा से बोलना चाहता था, बस कुछ दिन और फिर मैं तुमको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अभी उस अधिप को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। चीफ ने फिर अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकाल लिया। ये अदा का सेकेंड और तबाही मचाने वाला डोज था। इस समय अदा की कंडीशन देख के चीफ की इच्छा नहीं थी वो अदा को सेकेंड डोज दे, लेकिन अधिप को अब वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। अधिप की वजह से अदा का ये हाल है। अगर अधिप अदा का ध्यान रखता तो अदा को बस भूख लगने की बीमारी थी, उससे अदा का कुछ नहीं जाता, लेकिन अधिप ने अदा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। अब सेकेंड डोज तो देना ही पड़ेगा।
ताकि चीफ अधिप की जिंदगी में तबाही मचा सके। ऐसी तबाही कि अधिप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाए। चीफ ने अदा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। अदा इंजेक्शन देख के डर गई और चीफ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चीफ के आगे अदा कुछ नहीं थी। अदा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ना होने का ही चीफ फायदा उठा रहा था, वरना तो उसने अदा को दूसरी तरह से इंजेक्शन देने का सोचा था। पर अदा की आवाज नहीं थी तो उसका काम थोड़ा आसान हो गया था। अदा चीफ के हाथ पर मारते हुए रो रही थी और चीफ बस अदा के हाथ में इंजेक्शन घुसाने ही वाला था कि किसी ने जोर से चीफ के सिर पर टपली मारी। चीफ का सिर आगे को झुक गया और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। चीफ के हाथों से इंजेक्शन भी छूट के नीचे गिर गया था। चीफ ने गुस्से ने पीछे सिर घुमा के देखा कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। चीफ की नाक से खून आ गया और वो लड़खड़ा के 4 कदम पीछे हो गया। चीफ ने सामने देखा तो रिधिमा और जन्य खड़े थे। अदा भी भाग के जन्य के पीछे आके छुप गई थी। जन्य अदा को पकड़ के सब ठीक है इशारे से समझाने लगा कि चीफ जन्य को वहां देख के शॉक हो गया। रिधिमा बूढ़ी औरत बने चीफ के फेस से समझ गई चीफ शॉक है। अब हैरानी और खुशी कहाँ किसी से छुपती है। जन्य को देख के चीफ अपने कदम तुरंत पीछे लेने लगा कि रिधिमा ने जल्दी से चीफ का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या आंटी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो और हम सब तुमको बैल नजर आते हैं? बहुत शौक है ना इंजेक्शन देने का, आज मैं तुमको रिधिमा स्टाइल में इंजेक्शन देती हूँ। चीफ की आंखें बड़ी हो गई, वो अपने आप को रिधिमा से छुड़ाता या फिर कुछ एक्शन लेता। उससे पहले ही रिधिमा ने बोलते ही अपने हाथ में जो उसने पहले से इंजेक्शन पकड़ रखा था वो चीफ के हाथ में ऊपर से नीचे तक चुभोने लगी और थोड़ी थोड़ी दवा पूरे हाथ में इंजेक्ट करती गई। चीफ ने दर्द से 1 सेकंड को आंखें भींच ली। उसकी आंखें लाल पड़ गई, उसका सिर घूमने लगा था। ये वही दवा थी जो अदा ने तनय को दी थी और तनय मौत के मुंह में नॉक नॉक करने पहुंच गया था। उस दवा से चीफ का भी वही हाल हुआ जो तनय का हुआ था। चीफ भी तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। रिधिमा मुस्कुरा दी और सबसे पहले गुस्से में सीधा चीफ के मुंह पर लात मारी। जन्य अदा को हक किए रिधिमा को देख रहा था। रिधिमा ने ही ये सब प्लान बनाया था। वो अनु के बोलने के तरीके से समझ गई थी कुछ गड़बड़ है और इसलिए अधीप से वो दवा लेकर आई थी जिससे चीफ को पल भर ना लगे और वो बेहोश हो जाए। बाकी तो उनके पास एंटीडोट है, वो चीफ को अपने कब्जे में लेकर उसको अच्छे से सबक भी सिखाएंगे और अदा का राज भी जान जाएंगे। पर रिधिमा के अंदर अदा की जो हालत चीफ की वजह से हुई उसका गुस्सा भरा था। अदा का पूरा फेस खराब कर दिया इस आदमी ने। बेचारी छोटी सी बच्ची भूख से कच्चे आलू और ओट्स खाने पर मजबूर हो गई। रिधिमा गुस्से में अपनी सैंडल से चीफ का मुंह कुचले दे रही थी। अभी रिधिमा को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था आखिर चीफ है कौन, क्योंकि अब चीफ उनके कब्जे में था। चीफ के फेस के हर जगह से खून बहने लगा था। रिधिमा आज जानबूझ के पेंसिल हिल पहन के आई थी और उसी की नोक से उसने चीफ की शक्ल बिगाड़ दी थी, लेकिन फिर भी रिधिमा गुस्से में रुक नहीं रही थी। तो जन्य ने अपने फोन में मैसेज करके बॉडीगार्ड बुला लिए जो बाहर ही पहरा दे रहे थे। बॉडीगार्ड आए तो जन्य ने चीफ को उठा ले जाने का इशारा किया। बॉडीगार्ड आए और चीफ को उठाने ही वाले थे कि अचानक से वहां फॉग आ गया और सभी की आंखें जलने लगी। उसी फॉग में चश्मा लगाए एक आदमी आया और चीफ को उठा ले गया। लेकिन इसी बीच अनु ने फॉग का फायदा उठा के अदा को चोरी से इंजेक्शन दे दिया। लेकिन अदा चीख नहीं सकती थी
तो किसी को पता नहीं चला। जन्य ने अदा को कस के पकड़ लिया कि कुछ फॉग कम हुआ तो सभी अपनी आंखें मसलते हुए देखने की कोशिश करने लगे। तो चीफ को वहां से गायब देख के सभी हैरान हो गए। कोई कुछ करता या समझता उससे पहले एक एक गोली आई और रिधिमा की बाजू में लगी। रिधिमा चीख पड़ी। जन्य शॉक हो गया। बॉडीगार्ड ने जल्दी से तीनों को कवर कर लिया और घर से बाहर ले जाने लगे। जन्य ने एक हाथ से रिधिमा को संभाला हुआ था तो दूसरे हाथ से अदा को पकड़ा हुआ था। रिधिमा दर्द से रो रही थी। जन्य रिधिमा को तसल्ली देते हुए बोला, हम जल्द घर पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुमको। रिधिमा ने अपने होठ भींचते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन दोनों घर से बाहर ही आए थे कि अचानक मिस्टर सिंह रिधिमा के पापा सामने आ गए। रिधिमा मिस्टर सिंह को देख के खुश और शॉक दोनों हो गई। जन्य भी सीरियस हो गया था। मिस्टर सिंह ने एक नज़र घूर के जन्य को देखा और तुरंत रिधिमा का हाथ पकड़ के उसको सहारा देते हुए अपने पास कर लिया। जन्य कुछ नहीं बोला, बस मिस्टर सिंह को देखता रह गया। मिस्टर सिंह फिर रिधिमा से बोले, चलो बेटा। रिधिमा शॉक हो गई और बोली, पापा वो डॉट। पर वो अपनी बात बोलती उससे पहले मिस्टर सिंह बोले, बेटा मैं तुम्हारी माँ की वजह से इंडिया आ नहीं पा रहा था, पर मैंने तुमको यहाँ गोलियां खाने को नहीं छोड़ रखा है, अब तुम मेरे साथ फौरन चलोगी। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत जन्य की तरफ देखा जो उसकी ही देख रहा था। क्या रिधिमा चली जाएगी अपने पापा के साथ या जन्य उसको रोकेगा? क्या होगा जब पता चलेगा अदीप को अदा को सेकेंड डोज भी लग चुका है? किस तरह की तबाही का प्लान किया है चीफ ने? कौन उठा के ले गया चीफ को? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। एपिसोड 122, हस्बैंड होने का हक। रिधिमा अपने पापा की बात सुन के शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत जन्य की तरफ देखा तो जन्य भी रिधिमा को ही देख रहा था। मिस्टर सिंह रिधिमा को ले जाने लगे। रिधिमा जन्य को देखते हुए उससे उम्मीद कर रही थी कि जन्य कुछ बोलेगा, उसको रोकेगा। जैसे अभी उसने अपने हस्बैंड होने का हक जताया, अभी भी वो जरूर अपने हस्बैंड होने का हक जताएगा। लेकिन जन्य कुछ नहीं बोला। शायद जैसे रिधिमा सोच रही थी वो भी सोच रहा था। उसने तो अभी अपना हक जता के रिधिमा को ये जाहिर कर दिया था वो इस रिश्ते को मानता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रिधिमा ने कुछ भी नहीं कहा। शायद रिधिमा विशाल को ही पसंद करती है, इसलिए विशाल के किस करने पर रिधिमा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिधिमा जन्य के बोलने का वेट कर रही थी और जन्य रिधिमा का, और उन दोनों की पहले आप के चक्कर में दोनों वेट करते रहे और मिस्टर सिंह रिधिमा को ले गए। पर दूर खड़ी अनु सब होते देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ही रिधिमा के पापा को कॉल करके तुरंत आने को बोला था ताकि रिधिमा यहाँ से चली जाए, जिससे चीफ उसको फिर से ब्लैकमेल ना कर सके। अभी भी उसकी माँ की बॉडी में बॉम्ब लगा था जिसकी वजह से अनु ने अदा को इंजेक्शन दिया था। चीफ भी कम शातिर नहीं था, वो कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता है, इसलिए बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखता है। यहाँ भी बैकअप में अनु थी। अगर किसी भी वजह से चीफ अदा को इंजेक्शन नहीं दे पाया तो अनु का काम था अदा को इंजेक्शन देना, वरना चीफ अनु की मां को बॉम्ब से उड़ा देता। इसलिए अनु ने रिधिमा के पापा को रिधिमा की जान को खतरा है बोल के तुरंत आने को बोला था। रिधिमा चली जाएगी तो चीफ उसको ब्लैकमेल करके किससे काम निकलवाएगा। पर यहाँ अनु के इस एक्शन की वजह से दो दिल जुड़ के भी जुड़ नहीं पाए थे। मिस्टर सिंह को अभी तक नहीं पता था रिधिमा पर जान का खतरा है, लेकिन आज अपनी आंखों से रिधिमा पर गोली चलते देख वो एक मिनट रिधिमा को जन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। मिस्टर सिंह को पहले से ही जन्य कुछ खास पसंद भी नहीं था, और होता भी कैसे, जन्य हर बार मिस्टर सिंह को अपनी गन के पॉइंट पर रख के काम करवाता था।
उसको जब गुस्सा आता था मिस्टर सिंह का कॉलर पकड़ लेता था। जब उसका काम नहीं होता था तो मिस्टर सिंह का गला पकड़ लेता था और जान से मार देने की धमकी देता था। वो मिस्टर सिंह का काम था और जन्य उनसे ज्यादा पावरफुल था तो वो शांत रह जाते थे, लेकिन अपनी बेटी के मामले में कौन शांत रहता है। और सबसे बड़ी बात जो दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करे तो लड़की के पापा उस लड़के को पहली नजर में कतई पसंद नहीं कर सकते थे। और वही हाल रिधिमा के पापा का था। अब अगर जन्य को सच में रिधिमा का साथ चाहिए तो अपने ससुर जी को पटाना पड़ेगा, पर उससे पहले जन्य को रिधिमा के दिल की बात जाननी होगी। जन्य तो अभी फ्लैट हुआ है, उसके ऊपर वो तो बहुत पहले ही जन्य की मस्कुलर बॉडी पर फिदा हो गई थी। रिधिमा को फ्री का बॉडीगार्ड जो मिलने वाला था जन्य के साथ रोड पर चलेगी तो अलग ही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। उसके पीछे भी बॉडीगार्ड चल रहा होगा। रिधिमा भी ना क्या क्या सोचती है। अच्छा है जन्य को अभी पता नहीं है रिधिमा उसको क्यों प्यार करती है, वरना जन्य जो बेचारा दिल में शोक बना रहा था वो रिधिमा को पहले अच्छे से पीट देता फिर आगे का कुछ सोचता। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान चीफ को लेकर गाड़ी में आया और जल्दी से उसे एंटीडोट दिया और उसके फेस से बूढ़ी औरत का मास्क हटा के उसके फेस की ड्रेसिंग करने लगा। चीफ के फेस की हालत बहुत ही खराब थी। उसके फेस पर बड़े बड़े घाव हो गए थे। उस इंसान को वो घाव देख देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो रिधिमा को जान से मारने का था, लेकिन रिधिमा के सामने बॉडीगार्ड खड़ा था तो वो इंसान बस रिधिमा के हाथ पर ही गोली चला पाया। कुछ ही देर में चीफ को तुरंत ही एंटीडोट मिल गया था तो उसकी जान को खतरा नहीं हुआ और उसको होश भी जल्द ही आया। चीफ ने जब अपने सामने उस इंसान को देखा तो चीफ घबरा गया और बोला, तुम बाहर क्यों आए? वो इंसान चीफ को देखते हुए बोला, तुम्हारी जान को खतरा था तो मैं छुप के कैसे रह सकता था। चीफ, मेरी जान को खतरा था लेकिन तुमको कोई देख लेता तो मैं क्या करता। तुम मेरे तुरूप के इक्के हो, मैं तुमको ऐसे ही बाहर नहीं ला सकता। वो इंसान बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे किसी ने नहीं देखा। चीफ ने अपना सिर हिला दिया कि उसको एहसास हुआ उसके पूरे फेस पर पट्टी बंधी है। चीफ ने तुरंत अपने फेस को छू के देखा तो वो इंसान बोला, घाव बहुत ज्यादा है, समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा। चीफ के जबड़े शक्त हो गए कि चीफ को फिर एहसास हुआ उसके जिस हाथ में इंजेक्शन लगा उस हाथ में उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। चीफ ने अपना हाथ देखा और हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हिला नहीं। रिधिमा ने जो इंजेक्शन दिया उसके असर की वजह से चीफ का वो हाथ पूरा पैरालाइज हो गया था। चीफ अपने हाथ को मूव ना होते देख चीख पड़ा। वो इंसान भी गुस्से में मुट्ठी भींचे खड़ा था। चीफ ने गुस्से में अपना दूसरा हाथ कार की विंडो पर मारा और बोला, ये बाजी तुमको भले लग रही हो, तुम जीत गए हो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी सोच से 10 कदम आगे हूँ। तुम अब देखो अदा के जरिए मैं कैसे तबाही मचाता हूँ, लेकिन इस गुस्ताखी की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कुछ भी करने से पहले रूह कांपे तेरी। अधिप तेरी गलती की अभी तुझे सौगात मिलेगी। चीफ ने उस इंसान की तरफ देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी में बैठ के गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ जन्य रिधिमा के जाने से बहुत हर्ट था। रिधिमा एक शब्द नहीं बोली। एक बार उसने अपने पापा से ये नहीं बोला वो उनके साथ नहीं जाएगी। जन्य रिधिमा के बारे में सोचते हुए ड्राइव कर रहा था। अदा इंजेक्शन के नशे की वजह से सो गई थी, लेकिन जन्य अपनी टेंशन में था तो उसने अदा के सोने पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसको लगा शायद अदा थक के सो गई। जन्य ड्राइव कर रहा था और उसके दिमाग में बस रिधिमा घूम रही थी। आज उसको पहली बार ऐसा कुछ फील हो रहा था। रिधिमा का जाना उसका दिल तोड़ गया था।
उसका दिल तो बोल रहा था वो अभी जाए रिधिमा के घर और उसको अपने साथ वापस ले आए। अगर मिस्टर सिंह कुछ बोले तो लगा देगा उनके कान के नीचे। पत्नी है वो उसकी, ऐसे कैसे वो उसकी वाइफ को ले जा सकते हैं। लेकिन फिर जन्य का दिमाग बोल रहा था, जब रिधिमा ही इस रिश्ते को नहीं मानती, जब रिधिमा ही उसको पसंद नहीं करती, तो जाए भी तो किस हक से। जन्य कश्मकश में फंसा था कि अचानक से रिधिमा उसकी गाड़ी के सामने आ गई। जन्य ने तुरंत ब्रेक लगा दिया और गाड़ी के अंदर से बीच रोड पर खड़ी रिधिमा को देखने लगा। जन्य की गाड़ी रुकी तो उसके पीछे चल रहे बॉडीगार्ड की गाड़ी भी रुक गई। बॉडीगार्ड ने फोन से जन्य से कांटेक्ट करके पूछा, सर आगे सब ओके है ना, आपने गाड़ी रोकी हुई है। जन्य सामने रिधिमा को देखते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, बोल के जन्य ने कॉल कट किया। जन्य रिधिमा को अपनी आंखों के सामने देख के खुशी से बौरा गया था। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये रिधिमा है, पर ये उसकी रिधिमा थी। जन्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वो रिधिमा को कहीं नहीं जाने देगा। जन्य तुरंत गाड़ी के बाहर आ गया। वो रिधिमा को देख के बहुत बहुत खुश था। रिधिमा उसके पास वापस आ गई। सोचते हुए जन्य के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। रिधिमा भी अपनी जगह खड़ी मुस्कुरा रही थी। जन्य रिधिमा की तरफ बढ़ गया। जन्य रिधिमा के पास आया और उसको हग करते हुए बोला, आई लव यू। लेकिन वो इतना ही बोला था कि रिधिमा के शरीर से उसके हाथ आर पार हो गए। जन्य तुरंत सतर हो गया और समझ गया ये रिधिमा नहीं, उसका होलोग्राम है। जन्य ने तुरंत अपनी गन निकालने के लिए अपना हाथ पीछे किया कि अचानक से चीफ एक अजीब सी दिखने वाली बॉल लेकर जन्य के सामने आ गया। जन्य ने बस उस बॉल को देखा कि पलक झपकने तक का टाइम नहीं लगा और जन्य चीफ के बस में हो गया। चीफ ने जन्य को हिप्नोटाइज कर लिया था। जन्य एक जिंदा लाश बन के चीफ के सामने खड़ा हो गया। चीफ ने गुस्से में जन्य को देखा और बोला, मन तो बहुत है तुझे अपने हाथों से मारने का, लेकिन मौत तो बस यूं ही बदनाम है। असली मजा तो तब आएगा जब तू तड़पेगा और साथ में तेरा वो मुंह बोला भाई अधिप तड़पेगा। बोल के चीफ मुस्कुरा दिया और जन्य के कान में कुछ बोलने लगा। कुछ समय बाद जन्य घर पहुंचा तो अदा अभी भी सो रही थी। जन्य ने अदा को गोद में उठाया और घर के अंदर ले आया। अदा को सोता देख अधिप परेशान हो गया और जन्य से बोला, अदा को क्या हुआ? जन्य ने कोई जवाब नहीं दिया और अदा को सोफे पर लेटा दिया। अधिप को जन्य कुछ अजीब सा लगा। अधिप ने जन्य के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, जन्य क्या हुआ? जन्य ने तुरंत अधिप का हाथ पकड़ के झटक दिया और गुस्से में उसको घूरते हुए बोला, तूने अदा का ध्यान क्यों नहीं रखा? अधिप शॉक्ड हो गया। ये जन्य नहीं हो सकता। जन्य कभी अदा का नाम नहीं लेता। उसके मुंह से हमेशा बच्ची ही निकलता है। अधिप कुछ समझता उससे पहले जन्य नीचे बैठा और टेबल के गिलास पर अपना सिर मारते हुए बोला, तूने ऐसी गलती कैसे की? अधिप की आंखें बड़ी हो गई। जन्य के सिर से खून आ गया था। अधिप ने जन्य को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि जन्य ने टेबल के टूटे कांच से दो बड़े बड़े टुकड़े उठाए और खड़े होते हुए बोला, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अधिप अपनी जगह रुक गया और थोड़ा घबराते हुए बोला, जन्य नो कांच फेंक दो। जन्य ने तुरंत एक कांच अपने पेट में घुसा लिया और बोला, तुझे सजा तो मिलनी चाहिए। अधिप अंदर से डर गया और तुरंत जन्य को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जन्य प्लीज रुक जाओ। पर जन्य अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुझे अभी नहीं मार सकता, इसलिए तेरे दोस्त को मार रहा हूँ। ये मरेगा तो तुझे भी दर्द उतना ही होगा जितना इसे हो रहा है। अधिप को झटके पर झटके लग रहे थे, मतलब वो सही समझा। जन्य हिप्नोटाइज है और ये जन्य जो बोल रहा है वो चीफ अधिप से बोलना चाहता था। ये चीफ के शब्द है।
अधिप का दिल कुचला जा रहा था। जन्य को देख देख के पहले अदा फिर जन्य एक एक करके उसके सारे अपने जख्मी हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अधिप का दिल भर आया था। वो जन्य को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधिप जितना जन्य के पास जाने की कोशिश कर रहा था जन्य उतना अपने आप को चोट पहुंचा रहा था। जन्य ने अभी तक अपने दोनों हाथों की नसें काट दी थी। उसके पेट में भी बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुसा था, जिससे उसके पेट से खून बह रहा था। जन्य ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो अपने शरीर में कट मारने में लगा था। अधिप अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जन्य पूरी तरह चीफ के बस में था। जन्य ने अपना हाल बद से बदतर कर लिया था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने फेस पर भी कट मार लिए थे। अदा भी इतनी आवाजें सुन के उठ चुकी थी। अदा ने अपने सामने जन्य को खून से लथपथ देखा तो वो डर गई। उसका मुंह फिर चीखने के लिए खुल गया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अदा जन्य को देख के इतना घबरा गई कि अधिप से आके चिपक के रोने लगी। अधिप का दिल क्या, अब तो आंखें भी भर आई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, अदा को संभाले या जन्य को। वो अभी तक अपनी पूरी कोशिश कर चुका था जन्य को समझाने की, उसको होश में लाने की, लेकिन अधिप जितना जन्य की तरफ बढ़ रहा था जन्य उतना डिपकट अपने आप को मार रहा था कि अब जन्य को चक्कर आने लगे। उसका बहुत खून बह रहा था। उसने अब अपनी गर्दन पर कांच रख लिया और बोला, दोस्त की मौत की सौगात मुबारक हो। जन्य की बात सुन के अधिप की सांसें अटक गई। क्या अधिप बचा पाएगा जन्य की जान? कौन था वो दूसरा इंसान? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। और आज का पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, अदा क्या तबाही मचा सकती है? एपिसोड 123, वो अदा को चाहता है। जन्य ने अपनी गर्दन पर कांच रख लिया था। अधिप की सांसें मुंह को आ गई थी। वो कैसे जन्य को बचाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी तनय दिशा के साथ वहां आया। दिशा का मूड अच्छा नहीं था और वहां कुछ लड़के दिशा को देख रहे थे, लेकिन तनय कुछ भी उन लड़कों से नहीं बोला तो दिशा का मूड और खराब हो गया था, इसलिए वो गुस्से में घर ही वापस आ गई थी। तनय ने जब जन्य को इस हाल में देखा तो शॉक हो गया। दिशा भी शॉक हो गई और बस जन्य को देख के चीखने वाली थी कि तनय ने समझदारी दिखाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया और चुप रहने का इशारा करके छुपते हुए जन्य के पीछे गया और उसके हाथ पकड़ के मोड़ के पीछे कर दिए और उसके हाथ से कांच नीचे गिरा दिया। अधिप की जान में जान आई और वो तुरंत भाग के अपनी लैब में चला गया। यहाँ तनय जन्य को रोक के खड़ा था। वो अधिप की बातों से समझ गया था जन्य होश में नहीं है, अगर वो सामने से गया तो जन्य को नहीं बचा पाएगा। लेकिन जन्य उस हाल में भी तनय पर भारी पड़ रहा था। तनय के लिए जन्य को रोकना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। अदा डरी हुई सी खड़ी जन्य को चीखता चिल्लाता देख रही थी। जन्य इस समय किसी खूनी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। उसके फेस से खून बह रहा था, जिससे उसके दांतों में भी खून लग गया था और उसके चिल्लाने पर वो और भयानक लग रहा था। तनय अपनी पूरी ताकत लगा के जन्य को रोके हुए था कि अधिप जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आया और जन्य को लगा दिया। जन्य तुरंत ही बेहोश होकर गिरने लगा तो अधिप और तनय ने उसको संभाल लिया। कुछ घंटे बाद अधिप अपने सिर पर हाथ रखे सोफे पर बैठा था। तनय गुस्से में सामने खड़ा था। दिशा एक साइड में अदा को सीने से लगाए खड़ी रो रही थी। अदा भी डर से रोते हुए दिशा से चिपकी थी। जन्य अभी ठीक था, बस बेहोश था। उसकी जान को कुछ खतरा नहीं था, बस उसको कट बहुत ज्यादा लगे थे। कि शांति को तोड़ते हुए तनय गुस्से में अधिप से बोला, ये सब क्या चल रहा है? अधिप क्या बोलता उसको खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था।
तनय गुस्से में अधिप के पास आया और उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, बोलेगा ये सब क्या है? पहले गिलहरी और अब जन्य, ये सब क्या हो रहा है और तू क्या कर रहा है? तेरी वजह से गिलहरी का ये हाल है और अब जन्य, अगर आज मैं समय पर नहीं आता तो वो। तनय बोलते हुए चुप हो गया और गुस्से में अपनी लात सोफे पर मारने लगा। अधिप की आंखें अभी तक नम थी। जन्य और उसके बीच भाइयों जैसा प्यार था। जन्य अधिप से कुछ बड़ा था तो जन्य हमेशा अधिप को छोटे भाई जैसा प्यार करता था। लेकिन आज वो उसी भाई को बचा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने जन्य अपने आप को जख्मी करता रहा और वो बस खड़ा तमाशा देखता रहा। ये सब उस चीफ की वजह से हो रहा है। अधिप सोच रहा था कि तनय चिल्लाते हुए बोला, बोल कुछ। अधिप अपनी सोच से बाहर आया और भरे गले से बोला, उस चीफ ने जन्य को हिप्नोटाइज किया था। तनय गुस्से में चिल्ला पड़ा, चीफ 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 डॉट, कौन है ये चीफ? क्या चाहता है वो हमसे? अधिप अब थोड़ा बहुत समझ चुका था चीफ क्या चाहता है, इसलिए वो गुस्से में बोला, वो अदा को चाहता है। तनय शॉक हो गया। अधिप ने एक नज़र अदा को देखा और आगे बोला, अदा मेरे पास इत्तेफाक से नहीं आई, भेजी गई है ताकि मैं अदा को ठीक कर सकूं और फिर वो चीफ अदा को ले जाए। अधिप की बात सुन के तनय के होश उड़ गए और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हलवा है, गिलहरी को ले जाना। वो आएगा, मेरी गिलहरी को लेकर जाएगा और हम तमाशा देखेंगे। अधिप गुस्से में मुट्ठी कसते हुए बोला, वो जादूगर है, उसको रोकना आसान नहीं है। अधिप बोल जरूर रहा था चीफ के पक्ष में, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, जो शायद आने वाले समय में चीफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन तनय बस अधिप की बात सुन रहा था, उसके पीछे छुपे गुस्से को महसूस नहीं कर पा रहा था, जिससे तनय को अब अधिप पर ही गुस्सा आने लगा और वो चीड़ के बोला, ये तू बोल रहा है? तू उस 2 कौड़ी के इंसान के आगे हार मान रहा है? तू क्या गिलहरी को ऐसे ही जाने देगा या फिर उसके डर से गिलहरी को ठीक ही नहीं करेगा? ऐसे ही मर जाने देगा गिलहरी को? अधिप ने अपनी आंखें भींच ली। वो जोश से नहीं होश से काम लेने वाले इंसानों में से था, इसलिए वो अपने गुस्से में कंट्रोल करते हुए बोला, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो रूप बदलने में इतना माहिर है कि उसको पहचान पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन तनय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शायद ये उसका अदा के लिए प्यार था जो वो बस दिल से सोच रहा था। और उसी गुस्से में वो अधिप से बोला, तो हार मान जाए, गिलहरी को ठीक करके उसके हवाले कर दे। बोले उससे, चीफ तुम महान हो, हम सब तो है, ले जाओ हमारी गिलहरी को, तुम्हारे लिए ही तो ठीक कर रहे हैं। अधिप कुछ नहीं बोला कि तभी जन्य के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। अधिप तुरंत उठ के भागा। तनय और दिशा और साथ में अदा भी जन्य के रूम में पहुंच गए। जन्य होश में आ गया था और वो फिर अपने आप को मारने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन अधिप ने उसके हाथ पहले से रस्सियों से बांध के रखे थे। अधिप ऐसे जन्य को होश में नहीं ला सकता था, क्योंकि जन्य जब बेहोश हुआ तो वो हिप्नोटाइज था। अधिप जन्य के सामने बैठ गया और उसका फेस पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे देखो। बोल के अधिप ने जैसी बॉल चीफ के पास थी वैसी बॉल जन्य के सामने की और जन्य ने बस उस बॉल को देखा भर और वो अपने होश में आ गया और नासमझी से सभी को देखने लगा। उसको कुछ याद नहीं था उसने क्या किया, लेकिन अधिप बैठा कुछ सोच रहा था। जन्य को जब एहसास हुआ उसको कितना दर्द हो रहा है तो वो अधिप से सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ मेरे साथ? मुझे कुछ याद कैसे नहीं? अधिप अपनी सोच से बाहर आया और जन्य के हाथ खोल दिए। तनय भी जन्य को पहले जैसे नॉर्मल देख के खुश हो गया और तुरंत जन्य के ऊपर आके चढ़ गया और उसको हक करते हुए बोला, तेरे ऊपर भी जादू हो सकता है, पता नहीं था। जन्य चीख पड़ा, उसको अपने घाव में तेज दर्द हुआ।
कि तभी जन्य साथ में शॉक भी हो गया। उसको याद आया उसने एक बॉल देखी थी। फिर क्या हुआ उसको याद नहीं। जन्य ने तुरंत तनय को अपने ऊपर से हटाया और अधिप से बोला, वो इंसान, वो बॉल। पर जन्य को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करे। लेकिन अधिप पहले ही सब समझ चुका तो जन्य से बोला, तुम आराम करो। बोल के अधिप उठने लगा तो जन्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वो मेरे हाथ से निकल गया। अधिप ने गहरी सांस ली और जन्य की कंडीशन देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम जरूरी हो, कोई चीफ नहीं। जन्य, पर उसका हाथ से जाना ये अच्छी बात नहीं है। अधिप फीकी मुस्कान मुस्कुरा दिया और बोला, वो ऐसे हाथ भी नहीं आएगा। तुम परेशान मत हो। जन्य और तनय शौक होते हुए बोले, क्या तू जान गया है वो कौन है? तूने कुछ सोच लिया है कैसे उसे पकड़ना है? बता वो कौन है? अधिप दोनों को देखते हुए बोला, बाद में बात करते हैं। जन्य और तनय गुस्से में अधिप को देखने लगे और बोले, बता वो कौन है? अधिप ने दोनों को गुस्से में देखा तो सीरियस फेस के साथ बोला, प्रोफेसर। जन्य और तनय एक साथ शॉक में बोले, प्रोफेसर। अधिप ने अपना सिर हाँ में हिल दिया और बोला, हाँ प्रोफेसर, क्योंकि उनके और मेरे शिवा हिप्नोटाइज करने की ऐसी ट्रिक कोई और नहीं जानता और अदा का जो हाल है जो वो सब भूल गई है वो प्रोफेसर का और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो बीच में अधूरा छूट गया था। प्रोफेसर ऐसी दवा बनाना चाहते थे जिससे वो लोगों की यादें मिटा सके, पर जिस समय हम साथ में थे वो दवा बन नहीं पाई। शायद बाद में उन्होंने वो दवा बना ली और अदा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। शायद वो किसी वजह से दवा का एंटीडोट नहीं बना पाए और अदा को मेरे पास भेज दिया। जन्य और तनय शॉक हो गए और बोले, प्रोफेसर डॉट। पर वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? किसी की यादें मिटाना, ये कैसे मुमकिन है? अधिप बोला, ये मुमकिन है, लेकिन उसके पीछे की पूरी वजह मुझे नहीं पता। प्रोफेसर ने मुझे बस इतना बताया था, अगर वो दवा बन गई तो वो लोगों की बुरी यादें मिटाने में मदद कर सकते हैं, ताकि जो लोग अपनी बुरी यादों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं वो उनकी मदद कर सके। मुझे भी उनका इरादा नेक लगा। आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर ये दवा बनती और सक्सेसफुल रहती तो बहुत से लोग जो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं हम उनकी जान बचा सकते थे। लेकिन मां गुजर गई, पापा के ऊपर भी अटैक बढ़ गए तो मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और पापा का बिजनेस संभाल लिया। प्रोफेसर बहुत बार मेरे पास आए थे कि मैं उनकी मदद करूं इस दवा को बनने में, लेकिन उस समय मैं माँ के गुजरने की वजह से मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं प्रोफेसर की मदद कर सकता, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। फिर प्रोफेसर कभी मेरे पास नहीं आए और फिर कुछ सालों बाद अचानक अदा मेरे पास आई। मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन आज जन्य के ऊपर हिप्नोटाइज की जो ट्रिक यूज की गई वो बस हम दोनों ही जानते थे। ये एक स्पेशल ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इस स्पेशल बॉल का सही समय पर सही यूज करना होता है और इंसान पलक झपकते हिप्नोटाइज हो जाता है। इस बॉल में एक अलग सी वाइब्रेशन है जिससे इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और फिर हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये इतना खतरनाक हिप्नोटाइज करने का तरीका है कि बहुत से लोगों को मारा जा सकता है। इसलिए प्रोफेसर और मैंने डिसाइड किया था मर जाएंगे, लेकिन इस बॉल को और उस ट्रिक को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। पर जन्य पर वही ट्रिक यूज हुई। पहले बस शक हुआ था प्रोफेसर पर, लेकिन आज यकीन हो गया। इन सब के पीछे प्रोफेसर है, लेकिन प्रोफेसर अकेले नहीं है, उनके साथ वो चीफ है। चीफ तक पहुंचना है तो पहले प्रोफेसर तक पहुंचना होगा। जन्य और तनय दोनों अधिप की बात ध्यान से सुन रहे थे। जन्य अधिप से बोला, तो वेट किसका करना है, हम प्रोफेसर को उठा लेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करने की? अधिप फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, प्रोफेसर गायब है,
मैंने उनको ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड लगा दिए हैं। जन्य ने मुट्ठी कस ली और चिढ़ते हुए बोला, बहुत शातिर है वो चीफ, पर जिस दिन हाथ लगा ऐसा हाल करूंगा कि ना उसको कुछ याद होगा, ना वो कुछ भूल पाएगा। केमिकल डॉट। केमिकल से खेलने का बहुत शौक है उसे, उसी केमिकल से डर लगेगा उसे। अधिप जन्य को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा था। वो शांत था लेकिन इसके दिल में अलग ही आग लगी थी। प्रोफेसर ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उनको अदा पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। अदा क्या, किसी इंसान पर जब तक उसका एंटीडोट ना हो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बस अदा को 1-2 डोज नहीं बहुत बार डोज दिए। अधिप के दिल में प्रोफेसर को लेकर जो इज्जत थी, जो सम्मान था, वो आज नफरत और गुस्से में बदल गया था। क्या अधिप पता लगा पाएगा प्रोफेसर के बारे में? कैसे पहुंचेगा अधिप चीफ तक? आखिर कौन है ये चीफ? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी और कमेंट करके जरूर बताएं ये पार्ट आपको कैसा लगा। और दोस्तों, पता है मुझे आप लोग चीफ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई सुपर विलेन है, वो अपनी स्टोरी का तो दमदार बंदा तो होगा ही, और उसका सामना भी अधिप से दमदार तरीके से होगा। एपिसोड 124, रिश्वत में किस। अधिप फिर जन्य को आराम करने का बोल के अदा को अपने साथ लेकर चला गया। उसको अदा को भी दवा देनी थी ताकि उसकी आवाज वापस आ जाए, और उसकी भूख का भी इलाज ढूंढ लिया था अधिप ने। दिशा भी चली गई थी। उसको जन्य को देख देख के डर लग रहा था। अभी जन्य के पास तनय बैठा था और उसको अजीब नजरों से देख रहा था। जन्य भी ये बात नोटिस कर चुका था, इसलिए जन्य तनय से बोला, ऐसे क्या देख रहा है? तनय ने अजीब सा मुंह बना लिया और बोला, यार मुझे समझ नहीं आया, उस चीफ के पिल्ले ने तुझे हिप्नोटाइज किया कैसे? तेरे साथ गिलहरी थी तो बॉडीगार्ड भी थे, तेरी गाड़ी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और भाई तेरी नाक तो कुत्ते जैसी है जो दूर से ही खतरा सूंघ लेती है। फिर उस पिल्ले ने ऐसा क्या किया जो तू गाड़ी से बाहर निकला, और निकला तो निकला, साथ में उसने तुझे हिप्नोटाइज भी कर दिया। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। जन्य ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और बोला, दिमाग मत लगा, जा यहाँ से, मुझे आराम करना है। तनय अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, मुझे यहाँ काली दाल क्यों दिख रही है? जन्य चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि तेरी आंखें खराब है, जा वरना तेरे पीछे बॉडीगार्ड छोड़ दूंगा। तनय ने मुंह बना के कहा, जा रहा हूँ, धमकी क्या दे रहा है? पक्का कोई कांड करके आया है। पर मैं भी तेरा दोस्त हूँ, कुत्ते जैसी नहीं लेकिन बिल्ली जैसी नाक तो है ही मेरी, सूंघ लूंगा, क्या कांड किए है तूने? बोलते हुए तनय चला गया। तो जन्य ने अपनी आंखें कस के भींच ली और अपने मन में बोला, ये सब उस रिधिमा की वजह से हुआ है, उसने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। ये सब एक चाल है, समझ ही नहीं आया, अच्छा हुआ चली गई। कम से कम आगे तो शांति से काम कर पाऊंगा। सच में लड़कियां बस दिमाग खराब कर सकती है, मैं भी कहाँ फंस गया इन सब चीजों में। अच्छा है, अब शांति से रहूंगा, और उस चीफ को भी ढूंढना है। मेरी बच्ची को लेकर जाएगा, मेरी बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करेगा। उसको तो मैं मेढक के जैसे एक्सपेरिमेंट करने पर चीरते हैं वैसे चिढ़ दूंगा। अभी बहुत हो गया उसका, लेकिन उससे पहले अपने घर के मेंढक से बच के रहना पड़ेगा, वरना उसको पता चला मैंने रिधिमा के चक्कर में अपने होश खो दिए थे तो सिर क्या पूरा शरीर मुझे पिंच कर करके खा जाएगा। बात तो सही थी, एक बार तनय को जन्य के दिल का हाल पता चला तो वो गदर काट देगा, और साथ में जन्य की सच्ची मुच्ची वाली बारात भी निकाल देगा। अब बारात में दारू पी के डांस भी तो करना है। यहाँ जन्य चीफ को लेकर गुस्से में था, वहीं रिधिमा अपने रूम में लेटी रो रही थी। उसको बहुत बुरा भी लग रहा था और जन्य पर गुस्सा भी आ रहा था। जन्य ने उसको एक बार नहीं रोका।
चलो वो भी छोड़ो, एक बार कॉल करके नहीं पूछा तुम ठीक हो? उसको हाथ में गोली लगी, माना वो डॉक्टर है, उसके पापा डॉक्टर है, पर है तो इंसान ही। कोई सामने से प्यार जता के पूछता है कैसे हो तो अजीब ही खुशी होती है, और खास कर वो इंसान जिसको दिल चाहता हो। लेकिन जन्य सच में बिल्डोजर है, उसका दिल भी लोहे का है, एक बार उसका हाल नहीं पूछ सकता। पर रिधिमा को अभी तक जन्य की हालत के बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद वो ऐसा ना सोचती और इस समय रो नहीं रही होती, बल्कि चिंता में जन्य के पास भागी भागी चली जाती। अधिपदा को लेकर लैब में आया और उसको चेयर पर बैठा के उसके सामने घुटने पर बैठ गया और अदा को एक दवा उठा के देते हुए बोला, इसको पी लो। अदा ने दवा देखी तो मुंह बना लिया। अधिपदा को देखते हुए बोला, प्लीज इसको पी लो, तुम शांत हो तो अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी चुप्पी दिल में चुभ रही है। अधिप की आवाज में अलग ही कशिश थी। अदा ने फिर शांति से दवा ली और पी ली। अधिप ने फिर एक इंजेक्शन में दवा ली। ये अदा की भूख का इलाज था। अधिप अदा के हाथ में इंजेक्शन लगाने लगा तो अदा अलग ही डरने लगी। वो अधिप को बताना चाहती थी उसको ये दर्द पहले भी हुआ है, लेकिन बेचारी को न इशारे में ठीक से बात करनी आती थी, ना वो कुछ बोल सकती थी। अधिप ने अदा को इंजेक्शन लगा दिया तो दर्द से अदा ने अपनी आंखें भींच ली। अधिप ने अदा के माथे पर किस कर लिया और बोला, अब तुम जल्द ठीक हो जाओगी और पहले के जैसे चाय चाय करने लगोगी। अदा ने बच्चों सा रोने जैसा फेस बना लिया। वो बोलना चाहती थी उसको और कितने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो अभी तो एक इंजेक्शन लेकर आई है और फिर एक और इंजेक्शन। अदा को इंजेक्शन लगने पर दर्द का अब अंदाजा हो गया था। अधिप भी उसको कभी कभी इंजेक्शन देता था, इसलिए आज अदा को पता था उसको धुने के पीछे इंजेक्शन दिया गया। लेकिन वो कैसे बताए या अपना दर्द कैसे शेयर करें, उसे नहीं पता था। अदा का ऐसा फेस देख के अधिप को और बुरा फील होने लगा। वो इतना तो समझ रहा था अदा उससे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन क्या, वो ये नहीं समझ पा रहा था। इसलिए अधिप ने अदा की गोद में सिर रख लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, आई एम सॉरी, कितनी गलतियों की माफी मांगू समझ नहीं आ रहा। अगर मैं प्रोफेसर की मदद कर देता तो शायद वो कभी तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, या मैं उनके साथ होता तो कभी उनको तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने देता। पर उन्होंने तुम्हारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर धोखे से एक्सपेरिमेंट किया या फिर तुमने परमिशन दी? कितने सवाल है और जवाब एक भी नहीं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दी है, फिर भी मैं प्रोफेसर को माफ नहीं करने वाला हूँ। अधिप बोल रहा था, लेकिन अदा के सिर के ऊपर से सब जा रहा था। ऊपर से उसको अपने पैरों पर अधिप के सिर का भार लग रहा था, इसलिए उसने अधिप का सिर हिलाना शुरू कर दिया। अधिप तुरंत शांत हो गया और सिर उठा के अदा को देखने लगा तो अदा ने बच्चों जैसे होठ निकाल रखे थे और अधिप को गुस्से से देख रही थी, जैसे बोलना चाहती हो, अपना हाथी सा सिर मेरी गोद में क्यों रखा, मुझे दर्द होता है, अपने सिर का साइज देखो और मेरी इतूसी गोद देखो। वैसे ही ऐसा शरीर लेकर घूम रही हूँ जो दिखता ही नहीं है, ऊपर से आप और दबा के खत्म कर दो मुझे, फिर तो मिस्टर इंडिया बन के घूमूंगी। लेकिन आज अदा के पास शब्दकोश के साथ साथ आवाज भी नहीं थी, तो बस छोड़ो जाने दो, मुंह बनाने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। पर अधिप समझ गया था अदा को पैरों में लग रही होगी, पर वो भी क्या करे, रफ एंड टफ हीरो हुआ तो क्या हुआ, उसको भी कभी कभी लो फील होता है। वो भी चाहता है कोई उसको ज्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए ही पैम्पर कर ले। पर उसको भगवान ने बीवी ऐसी दी कि उसको 1 मिनट के लिए पैम्पर नहीं मिलने वाला।
उल्टा उसको जीवन भर उसको पैम्पर करके रखना पड़ेगा। सच में बच्ची से शादी और प्यार करने के यही नुकसान है। अब करना था तो अपने हीरो को ही कॉम्प्रोमाइज। तो अदिप ने अपना सिर हिला दिया और अदा को गोद में उठा के रूम में ले जाने लगा। अदा ध्यान से अदिप को देख रही थी। अदिप अदा को आज अजीब लग रहा था। अदा अभी फेस के भाव इतना समझती नहीं थी, इसलिए उसको अदिप के फेस के एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे थे कि अदिप अभी सच में बहुत लो फील कर रहा है। बस अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना रो सकता है। ऊपर से अदा भी बच्ची है तो वो कुछ टाइम उसके साथ सुकून से उसके गोद में सिर रख के बैठ भी नहीं सकता। बेचारा अपना हीरो लोलनी कुमार। अदिप अदा को रूम में लेकर आया और बोला, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बोल के अदिप ने अदा के माथे पर किस किया और जाने लगा। तो अदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिप ने पलट के अदा को देखा तो अदा उठ के बैठ गई और उसको अपने पास आने का इशारा किया। अदिप अदा के पास गया तो अदा ने उसके गाल पर किस कर लिया। अदिप शॉक हो गया और अदा की तरफ देखा तो अदा मुस्कुरा दी और मासूमियत से आइसक्रीम खाने का इशारा करने लगी। अदा को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी। अदिप समझ गया और अदा को घूर के देखते हुए बोला, नो, तुमको कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, चुपचाप सो जाओ। अदा ने इस बार अदिप का फेस पकड़ लिया और उसके दोनों गालों पर किस करके अपनी आंखें फड़फड़ाने लगी। अदिप फिर शॉक हो गया। ये उसकी छोटी सी बीबी उसको आइसक्रीम खाने के लिए रिश्वत दे रही थी, वो भी रिश्वत में किस। अब अदा ये कहाँ से सीख के आई। अदिप सोच रहा था कि इस बार अदा ने अदिप के लिप्स पर किस कर लिया। अदिप की आंखें फैल गई। अदा बिल्कुल हल्के से और बहुत फास्ट अदिप को लिप्स पर किस करके दूर हो गई थी और फिर उसको अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। लेकिन अब अदिप का दिल धड़क रहा था। उसकी ये छोटी सी बीवी उसको गोद में सिर रख के सुकून नहीं दे सकती, लेकिन उसको और बहुत से ट्रिक आते हैं उसका माइंड डाइवर्ट करने के। अदिप शांति से अदा को देख रहा था। उसकी धड़कनें कुछ बढ़ गई थी, बढ़नी भी थी। अपनी क्यूट सी छोटू सी गिलहरी थी ही इतनी क्यूट, और उसकी अदाएं तो उफ डॉट। अपना हीरो क्या कोई भी अदा की अदाएं देखें तो फ्लैट हो जाए। अरे फ्लैट क्या, सीधा पोछा बन के जमीन पर फैल जाए। और वही हाल अपने हीरो के दिल का था। उसका दिल तो पहले से ही अदा के प्यार में पोछा लगा रहा था, पर अदा को इसमें शांति कहाँ थी। अब छोटी और नासमझ हुई तो क्या हुआ, है तो लड़की। थोड़ा अटेंशन, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा सामने वाले को परेशान करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अपने अधिकार से वंचित कैसे रह सकती हैं। इसलिए उसने एक बार फिर अदिप के लिप्स पर हल्के से किस कर लिया और बच्चों जैसे मुंह बना के अपनी नैनों का बाढ़ चलाते हुए अपने हाथ जोड़ के इशारे में रिक्वेस्ट करने लगी। अब तो अदिप गया दिल से। हाय, ऐसे कौन बस एक आइसक्रीम के लिए करता है, उसका तो दिल की बाहर आ जाएगा। अदा की क्यूटनेस और उसके बार बार ऐसे किस करने से और आंखों का जादू तो ओफो, वो कहीं जन्य के जैसे हिप्नोटाइज ना हो जाए। अदा के इस नैनों के जादू से आंखों का ये खेल अदा ने नया सीखा था, जिसका एक्सपेरिमेंट वो अदिप पर कर रही थी। और अपना अदिप इन नैनों के शरारत से मदहोश होता जा रहा था। अब तो अदिप चाह के भी मना नहीं कर सकता, लेकिन आवाज अदा के गले में नहीं थी और मुंह अदिप का चिपक गया था। उसका दिल तो बोल रहा था, तुम्हारे लिए तो आइसक्रीम की फैक्ट्री खुलवा देता हूँ, पर मुंह से कुछ फुट ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अदा ने किस करके उसके होठ चिपका दिए हो। लेकिन अदिप के शांत रहने से अदा परेशान हो रही थी। उसका बड़ा मन था आइसक्रीम खाने का और अदिप बस उसे देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। इसलिए अदा ने फिर अपना दिमाग दौड़ना शुरू किया और उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अदिप को मनाने का एक खतरनाक तरीका निकाल लिया। क्या तरीका निकाला अदा ने? अब कौन सा प्यार भरा बॉम्ब फूटने वाला है अदिप पर, जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी।
और आपको क्या लगता है अदा क्या सितम ढाएगी अधिप पर? 2 दिन से बहुत सीरियस हो गए हम सब, अब थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, तो कमेंट करके बताइए कैसा था आज का एपिसोड। एपिसोड 125, शादी का कार्ड। अधिप अदा को बस एक टक देख रहा था। अदा ने नैनो का नया खेल सीखा था पार्टी में। अदा जब रिधिमा के साथ पार्टी में गई तो वो बोल नहीं पा रही थी, और अदा इतनी क्यूट थी कि सभी उससे बात करना और उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, जिससे लड़कियों ने उसको अलग अलग फेस के एक्सप्रेशन और आंखों को कैसे नजाकत से उठाना है या गाने पर कैसे आंखें घुमानी है वो सब सिखाया था, ताकि वो अदा के साथ रील बना सके। और अदा अभी अधिप को उसी नजाकत का फाइनल टेस्ट दे रही थी। अब वो अधिप पर है, वो अदा को फुल मार्क्स दे पाता है या उससे पहले उसका टाटा बाय बाय खत्म, फिनिश द एंड हो जाएगा। लेकिन अधिप की ये खामोशी जो बस अदा के लिए खामोशी थी, लेकिन कोई अधिप से पूछे तो वो सदमे में जा चुका था और अपनी ख्याली दुनिया में प्यार के गोते लगा रहा था। लेकिन अदा तो अदा थी, उसने टेस्ट दिया तो उसको तुरंत अपनी टेस्ट वाली कॉपी चेक करके मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर मार्क्स नहीं मिले तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, उसने टेस्ट अच्छे से नहीं दिया। उसको और अच्छे से मेहनत करके दोबारा टेस्ट देना होगा ताकि अधिप उसको मार्क्स दे दे। अरे मतलब अधिप अदा की बात मान जाए और उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाए। अदा ने अपने छोटे से दिमाग के छोटे छोटे घोड़े दौड़ा लिए थे। अधिप उसके सामने झुका हुआ उसकी आंखों में देख रहा था कि अदा शांति से बेड पर लेट गई और सांप जैसे सरकते हुए नीचे हुई और अधिप के घेरे से निकल के बेड से नीचे उतर गई। अधिप अपने ख्यालों में इतना खो चुका था कि अदा उसके सामने से चली भी गई, उसको कुछ होश नहीं था कि अदा अपना दूसरा एग्जाम देने के लिए रेडी होकर आई और अधिप के बिल्कुल पास जाके उसके कंधे पर टैप किया तो अधिप अपने सेंस में आया और अदा की तरफ घूमा तो उसको जोर का झटका इतनी जोर से लगा कि वो हड़बड़ा के बेड पर ही गिर पड़ा। क्यूट अदा अपनी हॉटनेस फैलाते हुए सामने मॉडल के जैसे पोज देकर खड़ी थी। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरे हाथ से वो अधिप को देखते हुए एक कातिलाना स्माइल के साथ हाय कर रही थी। और कयामत तो इस बात की था कि अदा ने अपनी शर्ट ऊपर से कट कर दी थी और उसकी क्लीवेज रिवील हो रही थी। अदा को ऐसे देख के अधिप के मुंह से अपने आप निकल पड़ा व्हाट द हेल। पर अदा को कुछ समझ नहीं आया। अधिप शॉक में बेड पर पड़ा अदा को देख रहा था। ये अदा को क्या हुआ, वो ये सब कहाँ से सीख के आई? अधिप का सिर घुमा जा रहा था और साथ में उसकी धड़कनों ने शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ ली थी। उसका दिल पटरियों पर बिना पेट्रोल डाले बिना किसी और साधन के बस भागना जा रहा था। अधिप की आंखें फट चुकी थी और दिमाग सुन्न हो चुका था अदा का ये रूप देख के। वो अब आगे क्या करे? उसको ना कुछ समझ आ रहा था ना उसको सूझ थी। पर अब अदा जरूरत से ज्यादा परेशान हो गई। अधिप तो उसको किसी टेस्ट में पास नहीं कर रहा। उसको अब कोई टेस्ट नहीं देना, इसलिए वो मुंह बना के बेड के ऊपर चढ़ के आई और अधिप के पेट के ऊपर दोनों साइड पैर करके बैठ गई और मासूम सा मुंह बना के हाथ जोड़ के इशारे में बोलने लगी, प्लीज चलो ना। अब तो अधिप का दिल ट्रेन से कूद के टांगे पर भाग निकला। अदा को ऐसे इतनी पास से देखना गला दबाने से कम नहीं था। सच में अदा जिस दिन नॉर्मल हुई तो अपनी अदाओं से उसकी समाधि खोद के उसको जिंदा गाड़ देगी। लेकिन अधिप फिर कुछ नहीं बोला तो अदा ने अधिप के सीने पर हाथ रख के अपना सिर रख लिया और बच्चों के जैसे आंखें फड़फड़ाने लगी। अधिप की सांसें फिर सूख गई। अदा झुकी तो उसकी क्लीवेज और रिवीलिंग हो गई। अब अधिप इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने कस के अपनी आंखें भींच ली। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अदा ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। बेचारी बोल नहीं सकती थी, इसलिए अधिप का मुंह पकड़ के हिलाने लगी।
अदा जानना चाहती थी अधिप को क्या हुआ, लेकिन अधिप की हालत बस खस्ता नहीं, इमरती जलेबी रसमलाई सब हो रखी थी। उसको तो आज नदी का पानी भी कम पड़ेगा अपने सूखी जान को फिर से जीवित करने के लिए। लेकिन अदा के सितम बढ़ते ही जा रहे थे। अदा अधिप के और नजदीक जा रही थी। अदा का इंटेंशन अधिप की सांसें रोकना नहीं था, वो तो बस बोल नहीं सकती थी, इसलिए जानना चाहती थी अधिप को अचानक से क्या हुआ। उसको इतना पसीना क्यों आ रहा है, अधिप ने अपनी आंखें इतनी कस के क्यों भींच रखी है जैसे वो इंजेक्शन लगने पर भींचती है। क्या अधिप को कोई इंजेक्शन लगा रहा है? लेकिन उन दोनों के सिवा तो वहां कोई नहीं है, फिर कौन इंजेक्शन लगा रहा है? ये क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अदा जैसा हाल अधिप का भी था, बस फीलिंग्स कुछ अलग थी। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अदा को कैसे रोके। उसके मुंह में तो फेविकोल लग गया है और अदा उसके ऊपर ऐसे चढ़ी जा रही है कि उसकी तो सांसें निकलने पर आ गई है। आवाज क्या निकलेगी? कोई इस पगलेट कम बुद्धि वाली लड़की को उसके ऊपर से हटाओ और समझाओ, तुम दूर रहा करो मुझसे। ऐसे में एकदम राजा बाबू बनकर रहता हूँ, पर तुम्हारे पास आते हैं फटीचर जैसी हालत हो जाती है। मेरे आगे को फटे दूध की चाय भी अच्छी लगती होगी। अधिप अपनी सांसें रोके हुए था और अदा अब उसका मुंह नहीं उसके शोल्डर पकड़ के हिलाने में लगी थी। अदा को लग रहा था अधिप निकल लिया, मतलब भगवान को प्यारा हो गया। अदा की आंखों में आंसू भी आ गए थे। बेचारी की आवाज होती तो अधिप अभी तक समझ जाता अदा रो रही है। लेकिन उसको अपनी आंखें खोलने तक में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसको पता था उसने अपनी जरा सी आंखें भी खोली तो उसको अदा के साथ साथ किसी और चीज के भी दर्शन होंगे। लेकिन अदा की आंखों से आंसू निकल के अब अधिप के ऊपर गिरने लगे तो अधिप की सारी बेचैनी, सारी तेज चलती धड़कने सब छू हो गया। उसके लिए अदा जरूरी थी। उसके आगे वो बेचैनी से कितना भी कब्र में जा चुका हो, लेकिन अदा का एक आंसू कब्र की मिट्टी बहाने के लिए काफी था। और अभी वही हुआ अधिप के साथ। अदा के आंसू अधिप के फेस पर गिरते ही अधिप अपने सेंस में आ गया। उसने तुरंत अदा को पकड़ा और घुमा के बगल में लेटा दिया। फिर अपनी आंखें खोल के अदा की तरफ घूम के बोला, क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? अदा तुरंत उठ के अधिप के ऊपर आके लेट गई और उसको कस के हक करते हुए जोर जोर से रोने लगी। अदा की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन अधिप फील कर सकता था अदा बहुत जोर जोर से रो रही है। अधिप अदा को शांत कराने लगा और बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अदा ने और कस के अधिप को हग कर लिया और अगर बोल सकती तो जरूर बोलती, मैं डर गई थी। ऐसे कौन करता है? मैं कब से आपको हिला रही थी, आपने आंखें क्यों नहीं खोली? मुझे लगा आप मर गए। पर अदा कुछ नहीं बोल सकती थी और अच्छा भी था, वरना मरने वाली बात पर तो अधिप अदा को कूट देता। लेकिन अदा की ऐसे साइलेंट मोड वाली बातें अधिप के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए अधिप अदा को लेकर उठ के बैठ गया और अदा का सिर अपने कंधे से हटाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ प्लीज। तुमको आइसक्रीम खानी थी ना? चलो मैं तुमको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। अदा अधिप को अपनी नम आंखों और भीगी पलकों से देख रही थी। अधिप फिर बोला, रोना बंद करो, आज जितना मन हो खा लेना आइसक्रीम। अधिप की ये रिश्वत सुन के अदा के होठों पर मुस्कान आ गई, जैसे पूछ रही हो सच्ची। अधिप अदा के एक्सप्रेशन से समझ गया। अदा मान गई। अधिप फिर अदा को लेकर खड़ा हुआ, लेकिन फिर उसका ध्यान अदा की शर्ट पर गया। इस बार अधिप को बेचैनी नहीं, गुस्सा आया और वो अदा से बोला, ये क्या और क्यों किया तुमने? अदा अपना सिर नीचे करके अपनी फटी शर्ट देखने लगी। उसने फिर अधिप को देखा। वो उसको बताना चाहती थी वो गलती से इतना बड़ा कट लग गया। वो तो बस स्टाइल मारने के लिए, जैसे वो लड़कियां स्टाइल मार रही थी वैसे करने को कोशिश कर रही थी।
लेकिन अदा बच्ची थी। ऊपर से आज उसने पैंट शर्ट वाला नाइट सूट पहना था और घाव की वजह से अधिप ने उसकी कॉलर तक की बटन बंद करके रखी थी। ऊपर से अदा को बटन खोलना नहीं आता था, इसलिए उसने कैंची से शर्ट की कॉलर बटन काटने की कोशिश की तो सीधा 3 बटन कट गई, लेकिन अदा को समझ नहीं थी तो वो ऐसे ही स्टाइल मारने लगी ताकि अधिप पड़ जाए और उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाए। अदा अधिप को देख रही थी कि अधिप गुस्सा करते हुए बोला, दोबारा ये हरकत की तो तुमको काट दूंगा। नुमाइश की चीज नहीं हो तुम, समझी? अदा ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। बाकी उसको समझ तो घंटा ही आया था। अधिप ने फिर अदा को नीचे खड़ा किया और उसके लिए रैबिट सूट लेकर आया और बोला, जाओ चेंज करके आओ। अदा ने कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। अधिप ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया और खुद से बोला, ये लड़की नहीं आफत है, कभी भी सवार हो जाती है और कभी भी रोने लगती है। कितनी भी कोशिश कर लूं इसको अपना जैसा बनाने की, पर रहेगी ये लड़की ही, और नखरे और अदाएं तो खून में दौड़ता है इसके। समझदार हो जाएगी तब इसके पेरेंट्स मिले तो पूछूंगा जरूर क्या खा के पैदा किया था जो बिना हथियार सामने वाले की जान निकालने का हुनर रखती है। अधिप आज चीड़ में अदा के पेरेंट्स को कोस रहा था, अब कोसता भी क्यों ना, सांसें तो बेचारे की कम पड़ जाती है। एक आध दिन सच में उसकी सांसें रुक गई तो फिर क्या होगा? बेचारा फिर तो भूत बन के तड़पेगा अपनी छोटी सी बीवी के लिए। अधिप खड़ा सोच रहा था कि अदा चेंज करके आई और दोनों आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद अधिप ने एक आइसक्रीम शॉप जबरदस्ती गन के पॉइंट पर खुलवा ली। अब भाई रात के 3 बोलो या फिर सुबह के 3, कौन सी आइसक्रीम की शॉप इस टाइम खुली होती है? पर अपनी गिलहरी को आइसक्रीम खानी थी तो अपना हीरो डकैती भी डाल सकता था। गन पॉइंट पर शॉप खुलवाना तो बहुत छोटी बात थी। अधिप ने आइसक्रीम ली और अदा को ला के दी तो अदा जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी। अधिप खड़ा उसे देख रहा था। अदा का पूरा मुंह, कपड़े सब आइसक्रीम से खराब हो गया था। अधिप उसको देख के मुस्कुरा दिया। अदा ने अधिप को मुस्कुराते देखा तो उसकी तरफ अपनी बची आइसक्रीम कर दी। अधिप ने अपना सिरना में हिला दिया और बोला, मुझे नहीं खानी, तुम जल्दी फिनिश करो। अदा ने जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम फिनिश की और गाड़ी में बैठ गई और फिर अपनी जीभ से अपने होठों के आसपास लगी आइसक्रीम चाटने लगी। अधिप ने अदा को ऐसे करते देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली और टिश्यू निकाल के अदा के पास आया और उसका फेस साफ करने लगा। अदा शांति से मुस्कुराते हुए अधिप को देख रही थी। आइसक्रीम खा के अदा बहुत खुश थी। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अधिप फिर अदा की आंखों में खो सा गया। अदा की आंखों में अलग ही जादू था, ऊपर से उसकी ये कातिलाना स्माइल। अदा को देखते हुए अधिप फिर अपने सेंस के बाहर चला गया और इस बार उसने अपने दिल से कंट्रोल खो दिया और अपने होठ अदा के होठ पर रख दिए। अदा की चमकती आंखें अब हैरानी में बदल गई। अब ये अचानक से थैंक यू किस बात का? पर अदा अब इस थैंक यू के आदान प्रदान से फेमिलियर हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। 1 महीने बाद 1 महीना ऐसे ही निकल गया। जन्य अब बिल्कुल ठीक हो गया था, पर पेट में जो टांके लगे थे वो थोड़े कभी कभार दर्द करते थे। तनय और दिशा का भी पहले जैसा था। तनय भागता था और दिशा उससे चिपकती थी। अधिप दिन रात एक कर रहा था अदा के लिए दवा बनाने में, और अदा भी पूरे 1 महीने से घर पर ही थी और अब पहले जैसे नॉर्मल थी। बस उसको बीच बीच में अलग अलग कुछ खाने की इच्छा चलती थी, कभी मीठा तो कभी खट्टा तो कभी ठंडा। जन्य और रिधिमा की भी 1 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जन्य का कई बार रिधिमा को कॉल करने का मन हुआ, पर रिधिमा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था। ये सोच के उसको लगा कहीं वही तो ज्यादा नहीं सोच रहा है। रिधिमा मस्त मौला लड़की है, शायद उसको इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा।
वरना जब उसने ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही अपना हक जाता तो एक बार ही सही रिधिमा उससे बात तो करती। पर 1 महीना निकल गया। रिधिमा का कॉल छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं आया। क्या पता वो अपने पापा के साथ फॉरेन चली गई हो। सबकी लाइफ अपनी अपनी तरह से चल रही थी कि सभी हॉल में ही बैठे थे कि एक बॉडीगार्ड वहां आया और जन्य को एक छोटा सा बैग देकर बोला, सर आपके लिए गिफ्ट आया है। जन्य हैरान होते हुए बोला, मेरे लिए? बॉडीगार्ड, यस सर। सभी जन्य को देखने लगे। तनय उछल के जन्य के पास आया और बोला, देख देख, क्या पता रिधिमा ने तेरे लिए लव लेटर भेजा हो। इतने दिनों में सभी समझ गए थे जन्य रिधिमा को पसंद करता है, लेकिन किसी वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, और बोलता तो तब जब किसी को पता होता आखिर दोनों के बीच हुआ क्या है। जन्य ने मुंह बना लिया और बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया। बॉडीगार्ड चला गया तो जन्य ने वो बैग ओपन किया तो उसमें एक मिठाई का डिब्बा और साथ में एक शादी का कार्ड था। जन्य ने शादी का कार्ड सीधा करके देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा छूट के नीचे गिर गया। जन्य को शौक देख के तनय ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और बोला, किसकी शादी का कार्ड है। लेकिन तनय ने जैसे कार्ड में नाम पढ़ा तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोला, रिधिमा और विशाल की शादी, वो भी 1 हफ्ते बाद। अधिप भी तनय की बात सुन के जन्य की तरफ देखने लगा। जन्य एकदम सीरियस था, लेकिन उसकी शक्ल और हालत देख के कोई भी बता सकता था जन्य को अपने दिल पर गहरी चोट लगी है। क्या जन्य रोकेगा रिधिमा और विशाल की शादी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। बाकी आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी कि आपको क्या लगता है जन्य कैसे रोक सकता है रिधिमा की शादी। उसके तो ससुर जी भी उसको पसंद नहीं करते।